नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस सेशन में। जो हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसको हम फिर से रिस्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे आज के जो टॉपिक रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो रहेगा हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्यों सुर्खियों में रहा, इसको हम जानेंगे। इसके बाद रहेगा हमारा एयर बबल जो स्कीम लॉन्च की गई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल। जो पहला आर्टिकल रहेगा वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया हमारे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनता है वो इस प्रकार बनेगा कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने। इसको ध्यान दीजिएगा, किसने लॉन्च किया इसे लॉन्च किया वर्ल्ड बैंक ने। और ये जो हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये किसका पार्ट है? ये हमारे ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जो 2018 में लॉन्च किया गया था। क्या ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट का ये पार्ट है? कौन? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसका जो मेन एम है वो है हमारा जो भी एजुकेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है किसी भी कंट्री में, जो वहाँ के जो लोग लूज कर रहे हैं उस एजुकेशन और हेल्थ को अपनी, उसको मेजरमेंट करता है कौन? ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। और जो इसका इंडेक्स की रेंज होती है वो वेरी करती है हमारे 0 से 1 के बीच में। जिसका अगर स्कोर 1 होगा तो उसका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अच्छा रहेगा। अगर जिसका स्कोर 0 या फिर 0 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा या फिर 1 से कम रहेगा, उसका जो स्कोर रहेगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में उस कंट्री का वो थोड़ा सा वीक रहेगा। तो इस प्रकार ये मेजरमेंट होता है। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? ये 0 से 1 तक इसका स्कोर वेरी करता है। किस बेस पे मेजरमेंट किया जाता है इसका मेजरमेंट किया जाता है हमारे एजुकेशन और हेल्थ के बेस पे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जिसका मेथडोलॉजी है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 पिलर्स। 3 पिलर के बेस पे ये इंडेक्स क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। एक होता है हमारा सर्वाइवल शेयर ऑफ चिल्ड्रन सर्वाइविंग पास्ट द एज ऑफ 5। जो 5 साल से जो कम बच्चों का, जो 5 साल से कम एज के जो बच्चे रहते हैं, चिल्ड्रंस रहते हैं, जो उनका जो सर्वाइवल है उसको इसमें काउंट किया जाता है। फिर रहता है इनका स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग की भी 2 टाइप से है। एक है हमारा क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, दूसरा है हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये 2 बेस पे स्कूलिंग से मेजर किया जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को। इसके बाद है हमारा हेल्थ एडल्ट सर्वाइवल रेट्स शेयर्स ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड हु सर्वाइवल अंटिल एज 60। 15 से 60 साल के बीच के जो एडल्ट सर्वाइवल रेट्स है उसको मेजरमेंट किया जाता है इस इंडेक्स के थ्रू। हेल्थी ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन, स्टंटिंग रेट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5। स्टंटिंग रेट होता है वो रेट होता है स्टंटिंग, अगर एज के अकॉर्डिंग जिस बच्चे की हाइट ना बढ़े उसे हम कहते हैं स्टंटिंग रेट। स्टंटिंग रेट को भी इसमें काउंट किया जाता है। अब जो हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारा ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है 2020, इसको हेल्थ एंड एजुकेशन के बेस डाटा के बेस पे इसको क्या करा? मेजर करा। कहाँ पे? 174 कंट्रीज, 174 देशों पे इसको काउंट किया गया। और जो 174 देश क्या करते हैं? 98% जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको कवर करते हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। कब तक? अप टू मार्च 2020 तक। तो इससे आप थोड़ा समझ गए होंगे कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है 98% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ये कवर करता है 174 कंट्री के बेस पे। इसके बाद हमारा थोड़ा सा इसके जो की टेक वेज है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारा टॉप्ड बाय जो हमारा सिंगापुर है, ये इस इंडेक्स में क्या रहा है? टॉप में रहा है। सिंगापुर की रैंक क्या रही है? सबसे अच्छी रही है इस इंडेक्स पे। इसके बाद हांगकांग, जापान और कोरिया और कनाडा की रैंक इसके बाद अच्छी रही है। जो सबसे अच्छी टॉप रैंक पे कौन रहा है? टॉप रैंक पे रहा है हमारा सिंगापुर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब जो इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन है 116वीं, 116 पोजीशन पे क्या है? इंडिया है।
इंडिया की पोजीशन है 116, जो कि इंडिया का स्कोर क्या है, इंडिया का स्कोर 0.49 है, जो पहले कितना था 2018 पे इंडिया का स्कोर था 0.44, लेकिन इस वक्त 2020 में इंडिया का स्कोर कितना है 0.49 इंडिया का स्कोर रहा है। ये नोटेबल चीज़ है, तो किसी भी ऐसे पे लिखने को आप ये चीज़ लिख सकते हो फैक्चुअल बात पे। चलिए, इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्यों सुर्खियों पर रहा, क्यों ये चर्चाओं पर रहा, ये इसलिए रहा दोस्तों क्योंकि जो असम सरकार ने एक जो हमारा मार्केट में जो भी बीफ बेचने वाला एक आदमी था असम सरकार ने उसको एक पीटा था। जो वो बीफ को बेचा करता था, टी स्टॉल था उसका, वो बीफ बेच रहा था, तो इस बेस पे हम असम सरकार ने उसको पीटा था। इसलिए NHRC ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने असम सरकार पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया? जो असम में एक चाय वाला बीफ को सेल कर रहा था, इस वजह से असम गवर्नमेंट ने उसको पनिश करा और पीटा उसे, जिस वजह से NHRC ने उसे असम सरकार को पनिश करा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब इसमें ये तो रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट क्यों है? रिलेवेंट इसलिए है कि जो NHRC है ये है क्या? ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। स्टैचुटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के द्वारा संविधान में, पार्लियामेंट में बिल पास करके जो बनती है, उसको हम स्टैचुटरी बॉडी बोलते हैं। ये संविधान जब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त ये बॉडी नहीं थी, लेकिन उसके बाद इस बॉडी को फॉर्मेशन किया गया। कब? 12 अक्टूबर 1993 में इसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के थ्रू इसे पास किया गया और फॉर्मेशन इस बॉडी का किया गया। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जो ये एक्ट है ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाने के विषय में भी बताता है। चलिए, थोड़ा सा जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका कंपोजिशन क्या है? उसका कंपोजिशन है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है। वो क्या होता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा वो, जो हमारा इसका जो चेयरपर्सन होगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा, या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन दो में से एक होगा जो इसका चेयरपर्सन होगा। किसका? NHRC का जो चेयरपर्सन होगा वो होगा या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा इंडिया का, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। इसके बाद जो इसका दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो इसका जो अपॉइंटेड होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसे चुना जाता है। किसकी? 6 मेंबर कमेटी की सहायता से। अब 6 मेंबर कौन कौन होंगे इसके चुनने में? एक होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो इसका हेड होगा, और इसके बाद होगा हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष बोल सकते हैं, और डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, और लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और इसके बाद होगा यूनियन होम मिनिस्टर। इसके क्या होंगे? मेंबर होंगे, जो 6 मेंबर होंगे इसको चुनने में। किसको चुनने में? जो NHRC का जो हमारा अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, उसको 6 पर्सन के द्वारा चुना जाएगा राष्ट्रपति की सहायता से। इसके बाद जो हमारा इसके बाद जो हमारा जो टर्म एंड रिमूवल, जो इसका जो टर्म है हमारा टेन्योर होगा। टेन्योर कितना होगा इसका? टेन्योर 3 साल होगा या फिर 70 साल तक ये अपनी जॉब को वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता है। इसका कहने का मतलब है अगर उसकी 70 मान लो अगर 68 ईयर पे वो ज्वाइन करता है, NHRC का अध्यक्ष बनता है, तो 70 ईयर पे क्या हो जाएगा? वो रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 67 ईयर में वो उसको अपॉइंटमेंट मिलता है तो 70 ईयर में वो अपॉइंटमेंट होगा। यानी 3 साल या 70 साल में जो भी पहले होगा वो उसकी टर्म या रिमूवल का टाइम पीरियड होगा। इसके बाद है हमारा अकॉर्डिंग टू NHRC एक्ट, द NHRC एक्ट चेयरपर्सन और मेंबर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस ऑफिशियल ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जो इसका जो रिमूवल होगा मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेस पे इसको निकाला जा सकता है। किसको? इसके चेयरपर्सन को। और किसके? प्रेसिडेंट की
प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट सजेशन देगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर केस देखेगा कि किस बेस पे उसको हटाया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको सही मानता है कि भाई जो भी मिसबिहेवियर उसने एनएचआरसी के अध्यक्ष ने किया है, तो एनएचआरसी का जो अध्यक्ष है अगर उसने जो भी मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी उसकी सच्ची पाई जाती है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को हाँ आप इसको निकाल सकते हो। प्रेसिडेंट इसे रिफ़र करता है, इसके जो रिमूवल का जो प्रोसेस है कहाँ रिफ़र करता है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस पर देखता है कि हाँ भाई जो प्रेसिडेंट ने जो भी तथ्य दिए हैं वो क्या सही दिए हैं, तो उसी बेस पे उसको निकाला जा सकता है। किसके बेस पे, प्रेसिडेंट निकालेगा और उसको फिर उसके तथ्यों को जानकारी को कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय देगा। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा एयर बबल। जो एयर बबल स्कीम क्यों रिलेवेंट टॉपिक है इस महीने में या फिर इस वीक की, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने एयर बबल स्कीम को ज्वाइन कर लिया है। जो एयर बबल एग्रीमेंट है इसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है 10 देशों के साथ। एक है हमारा यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, मालदीव, यूएई, कतर, अफगानिस्तान और बहरीन। कब तक, 13/9/2020 तक इंडिया ने एयर बबल एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है। अब एयर बबल एग्रीमेंट है क्या, आपने सुना होगा वंदे भारत आपने वंदे भारत स्कीम सुनी होगी। वंदे भारत स्कीम में होता क्या था, वंदे भारत स्कीम में ये होता था कि अगर कोई इंडिया के जो भी लोग अगर बाहर किसी अदर कंट्री में फंसे हुए हैं, जो या फिर वहाँ पे कोविड-19 के एरा में जो भी लोग वहाँ पे बाहर फंसे हुए उन्हें इवैक्यूएट करना, इंडिया में वापस लाना, वंदे भारत स्कीम का एक काम था। लेकिन जो एयर बबल स्कीम है ये बायलैटरल स्कीम है। मतलब इंडिया के अगर कोई लोग, मान लो इंडिया का कोई स्टूडेंट या फिर बिजनेसमैन कनाडा, यूएसए, फ्रांस, इन 10 देशों में फंसा हुआ है, वो चाहता है कि वो उसे इंडिया में वापस आना है, तो वो यूएसए, कनाडा या जैसे यूएसए में मान लो फंसा हुआ है वो, तो वो यूएसए की फ्लाइट में भी, यूएसए की जो कॉमर्शियल फ्लाइट है उसमें वो इंडिया वापस आ सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, 2 महीने पहले अभी जो चल रहा था, तो वंदे भारत स्कीम के थ्रू यह था कि इंडिया अपना कॉमर्शियल प्लेन यूएसए भेज रहा था, तो वहाँ से फिर क्या यूएसए से इंडिया का जो भी बिजनेसमैन या स्टूडेंट जो भी सिटीजन है वो इंडिया में आ रहा था। लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब क्या हो गया, जो भी 10 देश इस एयर बबल एग्रीमेंट में शामिल है, तो ये बायलैटरल, इसमें क्या होगा, बायलैटरल ट्रांजैक्शन होगा इसमें, इस स्कीम में। बायलैटरल एग्रीमेंट है ये, किसी इन 10 देशों में कहीं भी इंडिया के एयरप्लेन कॉमर्शियल प्लेन जा सकते हैं और वहाँ के प्लेन इंडिया में आ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो इसका स्कीम का ये फ़ायदा है। ये बायलैटरल स्कीम है, जबकि वंदे भारत क्या एक यूनिलैटरल स्कीम है। ये इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया गया है इस तरह से। तो थैंक यू दोस्तों।